अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंसान है जो कि मिलिट्री में है और जिसने बहुत सी वॉर्स लड़ी, अपनी कंट्रीज के लिए बहुत बार जख्मी भी हुआ है, कभी इसने कोई स्पीच नहीं दी, कोई अवार्ड नहीं लिया, बस साइलेंस में अपनी कंट्री के लिए वॉर पे वॉर्स लड़ता गया, तो आपके मन में इस इंसान के लिए कैसी इमेज बनती है? मोस्ट प्रोबेबली रिस्पेक्ट की इमेज जागेगी। मगर हमारी फीलिंग चेंज हो जाएगी अगर यही इंसान एक दिन पॉलिटिक्स में आ जाए और बिना सोच समझ के बोलने लग जाए। हम्बल होने के बजाय वो चिल्ला चिल्लाकर अपने घाव दिखाए, शो ऑफ करे और अपनी गवर्नमेंट की बेइज्जती तक कर दे। एग्जैक्टली सेम चीज हुई नियर्स मार्सियस के साथ, जो कि कोरियोलेनस के नाम से बहुत फेमस हुए थे। ये ग्रेट मिलिट्री हीरो थे रोम के 5th सेंचुरी में। रोम की जनता सिर्फ इनका नाम सुनते ही खुश हो जाती थी। लेकिन 454 BC में कोरियोलेनस ने डिसाइड किया कि वो अपनी इमेज को यूज करके पॉलिटिक्स में ज्वाइन करेंगे। उन्हें पता था कि उन्हें आसानी से लोग अपना लीडर मान लेंगे। ऐसा होना भी था, लेकिन कोरियोलेनस कुछ दिन पहले इलेक्शंस में स्पीच देने के लिए आ गए। वहां पर उन्होंने अपनी बॉडी में सारे स्कार्स दिखाए जो रोम के लिए वॉर में उन्हें मिले थे। ये देखकर वहां की जनता की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन वो कोरियोलेनस को अपना लीडर मान चुके थे। लेकिन दूसरी बार स्पीच देने से पहले कोरियोलेनस एक मेन रूल भूल गए, which was speak less than necessary। वो इस बार बहुत घमंड में थे। उन्होंने ऑपोजिशन पार्टी के ऊपर जोक्स मारे, जोर जोर से घमंड में कहा कि वो लीडर बनते ही रोम को अमीर कर देंगे। वो डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को ही बुरा भला कह रहे थे। इस बार लोगों को लगा ये बस एक कॉमन आदमी है जो शो ऑफ कर रहा है। जितना ज्यादा कोरियोलेनस ने बोला, लोग उतना ही गुस्सा होने लगे। बात यहाँ तक आ गई कि लोगों ने चिल्लाकर उनकी स्पीच बंद करवा दी। वहां के ऑफिशियल्स को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने उस वक्त ऑर्डर दिए कि इसे ऊंची टार्पियन रॉक में ले जाके वहां से नीचे फेंक दिया जाए। लोगों ने भी इस डिसीजन का साथ दिया, लेकिन बाद में इस डिसीजन को चेंज करके ये फैसला लिया गया कि इसे देश से जिंदगी भर दूर रखा जाएगा। यानी जिस देश के लिए वो जिंदगी भर लड़े, वो वहां कभी नहीं आ पाएंगे। और इस डिसीजन को लोगों ने बहुत सेलिब्रेट किया। ये अमेजिंग स्टोरी हमने आपको बताई है 48 लॉज ऑफ पावर से। इस बुक की डिटेल्ड बुक समरी हिंदी में फ्री में हम गीगल एप्लीकेशन में सुन सकते हैं। इस एप्लीकेशन में 200 से ज्यादा बुक समरीज फ्री में हिंदी में अवेलेबल हैं और हर हफ्ते हम इसमें एक फ्री बुक समरी ऐड करते हैं। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वालिटी पर, बी अ साइलेंट ऑब्जर्वर। हिटलर को बेवकूफ बनाया इस साइलेंट ऑब्जर्वर ने। हुआ यह कि 1943 में सारी एलाइड फोर्सेस सिसिली पर कब्जा करना चाहती थी, जिसका जर्मनी को पहले से ही पता था। तो सवाल यह था कि किस तरीके से हिटलर के मन में यह चीज डाली जाए कि अटैक सिसिली पर नहीं बल्कि ग्रीस में होगा, ताकि जब जर्मनी का ध्यान ग्रीस पर हो तो सिसिली पर कब्जा कर लिया जाए। मगर ये किया कैसे जाए ये किसी को पता नहीं था। एलाइड फोर्सेस ने एक ऑफिसर का नाम सजेस्ट किया जो कि एक बहुत ही साइलेंट ऑब्जर्वर था और वो ही इस काम को अंजाम दे सकता था। इस इंसान का नाम था लेफ्टिनेंट कमांडर एवन मॉन्टेगो। मॉन्टेग्यू ने इस मिशन का नाम दिया ऑपरेशन मिन्समीट। इन्होंने अपने मास्टर प्लान में एक बेघर इंसान की डेड बॉडी ली जिसकी निमोनिया से डेथ हुई थी। इस इंसान को एक झूठा नाम दिया गया, मेजर विलियम मार्टिन। प्लान ये था कि इस डेड बॉडी के साथ झूठे डॉक्यूमेंट्स डाले जाएंगे और किसी तरह इस डेड बॉडी को जर्मनी के ऑफिसर्स तक पहुंचाया जाएगा। अब ये दिखाने के लिए कि ये डेड बॉडी किसी आम इंसान की नहीं बट एक्चुअल में एक मेजर की है, तो इस बॉडी में झूठे डॉक्यूमेंट्स डाले गए। उसकी झूठी वाइफ के साथ लव लेटर्स डाले गए, फैमिली फोटोग्राफ्स, इवन की एक्चुअल के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी डाले गए ताकि एक्चुअल में कुछ सच्ची इंफॉर्मेशन जर्मनी को पता चल जाए। इवन की लेफ्टिनेंट कमांडर मॉन्टेग्यू को यह डर था कि कहीं जर्मनी वाले इस झूठे मेजर के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई न करें, इसलिए उनके स्कूल के झूठे सर्टिफिकेट्स तक बनाए गए। इसके बाद इस डेड बॉडी को बहुत ही चालाकी के साथ ले जाके मेडिटेरेनियन सी में स्पेन के कोस्ट के पास डाल दिया गया। अब इसे हुआ ये कि वो बॉडी जब जर्मनी के कॉन्टेक्ट्स को मिली तो वो जर्मन ऑफिसर्स को दे दी गई और ये प्लान काम भी कर गया। हिटलर कन्विंस हो गया कि एलाइड फोर्सेस सिसिली में नहीं बल्कि ग्रीस में अटैक करेगी। उसने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिए कि उनमें से मैक्सिमम लोग ग्रीस में शिफ्ट हो जाएं। एलाइड फोर्सेस ने 10 जुलाई 1943 को एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन हस्की। इस ऑपरेशन में उन्होंने सिसिली पर कब्जा कर लिया क्योंकि ऑलमोस्ट सारी जर्मन फोर्सेस ग्रीस को बचाने में चली गई थी। इस ऑपरेशन का मैक्सिमम क्रेडिट लेफ्टिनेंट कमांडर एवन मॉन्टेग्यू की एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन स्किल्स को दिया गया। साइलेंट लोगों की नेक्स्ट क्वालिटी आती है स्पीक थ्रू एक्शंस एंड नॉट थ्रू वर्ड्स। ये आतिफ असलम का फर्स्ट ऑडिशन है जिससे जस्ट पहले ये एंकर इनका सॉर्ट ऑफ मजाक उड़ा रहा है और बार बार कह रहा है कि बस 2 लाइंस गा के सुना दो अपने भाई के लिए जो कनाडा में है। जल्दी से आना और चीजें लेके आना, जल्दी से वापस आना और ज्यादा देर नहीं लगाना।
जल्दी से वापस आना दादा, इसको जरा थोड़ा सा गा के सुनाए। काफी बार मना करने पर भी वो बार बार आतिफ को ये कहता रहता है। इन शॉर्ट वो आतिफ को सीरियसली ले ही नहीं रहा। उसके लिए वो बस एक और लड़का है जो ऑडिशन देने आया है। फाइनली आतिफ ये 2 लाइंस उनके लिए गा देते हैं। जल्दी से आ जा तू चीज़ें लेके। ठीक है, खुश। पर द पॉइंट हियर इज कि उन्होंने शो ऑफ नहीं किया, ऑल्दो उन्हें अपनी स्किल्स के बारे में पता था। सो लर्निंग हियर इज कि स्पीक थ्रू योर एक्शंस एंड नॉट थ्रू योर वर्ड्स। नेक्स्ट क्वालिटी कहती है थिंक फॉर अदर्स बट ऑल्सो थिंक फॉर योरसेल्फ। इस साइंटिस्ट ने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया, जिसकी वजह से इनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ये स्टोरी है द नॉट सो फेमस साइंटिस्ट रोजलिंड फ्रैंकलिन की। जुलाई 15, 1920 में रोजलिंड फ्रैंकलिन का जन्म लंदन, इंग्लैंड में हुआ। 1941 में न्यूमैन कॉलेज कैम्ब्रिज से फ्रैंकलिन ने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कुछ टाइम के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ के वो वॉर एफर्ट्स के लिए काम करने लग गई। वॉर के बाद उन्होंने दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दी और 1945 में उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी। रोजलिंड बहुत ही इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट थी। 1950 में इन्होंने एक बहुत ही रिमार्केबल डिस्कवरी की। किंग्स लंदन कॉलेज में उन्होंने डीएनए लेक्चर्स के बारे में पता किया। उस वक्त एक नई टेक्नोलॉजी निकली थी जिसका नाम था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जिसकी मदद से उन्होंने काफी सारे डीएनए फाइबर्स की इमेज ली और इसमें से एक इमेज बहुत ही फेमस हुई और इस फोटोग्राफ का नाम था फोटोग्राफ 51। फ्रैंकलिन को पता चल गया था कि ये डिस्कवरी उन्हें नोबेल प्राइज तक जितवा सकती, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी और ये गलती थी कि उन्होंने अपने कलीग को इस डिस्कवरी के बारे में बता दिया। इस कलीग का नाम था मॉरिस विल्किंस। अब मॉरिस ने फोटोग्राफ 51 छुपके से 2 साइंटिस्ट को दे दी और ये 2 साइंटिस्ट थे जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। अब दोनों जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इस फोटोग्राफ को देख के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को पब्लिश कर दिया। जब तक फ्रैंकलिन ने अपना पेपर पब्लिश किया तब तक देर हो चुकी थी और सारा क्रेडिट इन 2 साइंटिस्ट को मिल गया और 1962 का नोबेल प्राइज फ्रैंकलिन को मिलने के बजाय जेम्स और फ्रांसिस को मिला। इतना ही नहीं, इस हेलिक्स स्ट्रक्चर को पता करने के लिए फ्रैंकलिन ने एक्सरेज को यूज करके बहुत सी फोटोग्राफ्स ली थी और इन रेडिएशंस की वजह से उन्हें ओवेरियन कैंसर भी हो गया और 37 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। अभी 1 महीने पहले ही नए डेटा से प्रूव हुआ है कि फ्रैंकलिन की भी उस डिस्कवरी में कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन अब क्या फायदा, बंदा तो मर गया। अब उसकी रिसर्च को एक्नॉलेज करने का क्या फायदा। इन शॉर्ट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि स्पीक लेस देन नेसेसरी। नेक्स्ट क्वालिटी आती है कि इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड इंक्रीजेस परसीव्ड वैल्यू। इंस्टाग्राम में इस इंसान ने सिर्फ 133 पोस्ट डाली है और इनके 12 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं और इस इंसान को आज तक कोई नहीं जानता। अगर ये पोस्ट डालता है कि इसकी डिजाइन की हुई ब्रिस्टल की ये टी शर्ट सिर्फ 5 दुकानों में ही मिलेगी, तो लोग दुकान खोलने से पहले ही वहां पर लाइन में लग जाते हैं। पर सवाल ये है कि ये है कौन और ये इतना फेमस हुआ कैसे। इसने खुद को एक स्यूडो नेम यानी एक झूठा नाम दिया है, बेंस्की। 1990 में बेंस्की ने इंग्लैंड में ब्रिस्टल में दीवारों पर ग्राफिटी बनाना स्टार्ट किया। कई लोगों को इस पर बहुत गुस्सा आया कि ये पब्लिक प्रॉपर्टीज को खराब कर रहा है, लेकिन कई लोगों को उसका काम पसंद आया। धीरे धीरे बेंस्की ने स्टेंसिल्स को यूज किया दीवारों पर ड्राइंग्स बनाने के लिए। अब इसे होता यह था कि उसे जिस चीज की ड्राइंग बनानी होती थी वो चार्ट पेपर्स यूज करके उसी शेप में काट देता था और फिर अपने स्प्रे कैन से जल्दी से पेपर्स की मदद से दीवारों में ड्राइंग बना लेता और इसीलिए इसे पुलिस कभी पकड़ ही नहीं पाती, क्योंकि अगर ये बिना चार्ट पेपर की मदद से ड्राइंग बनाता तो उसे बनाने के लिए घंटों लग जाते और तब तक लोकल अथॉरिटीज इसे पकड़ लेती। बेंस्की की एक बात खास है और वो ये है कि शुरू में अपना काम वो साइलेंट तरीके से करता रहा, पेंटिंग्स बनाता रहा और सबके लिए हमेशा मिस्ट्री रहा। अब चाहे ये उसका एक्चुअल नेचर हो या जानबूझकर उसने ये किया हो, लेकिन ये तो श्योर है कि साइलेंट और मिस्ट्री टाइप बिहेवियर की वजह से उसकी डिमांड बहुत अच्छी है और उसकी पेंटिंग महंगी बिकती है। 5 साल पहले यानी अक्टूबर 5, 2018 को बेंस्की की ये फेमस पेंटिंग जिसमें एक लड़की रेड बलून को लेके खड़ी है, ये 10 करोड़ की नीलामी में बिक गई और जैसी ही ये बिकी उसके सेकंड्स बाद ही इस पेंटिंग ने खुद को टुकड़ों में काट दिया। और फिर बेंस्की ने अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट डाला, गोइंग गॉन। और इस इंसिडेंट के बाद बेंस्की की पेंटिंग की वैल्यू और भी बढ़ गई। बहुत लोगों का मानना है कि अभी अगर बेंस्की सबके सामने आ जाए तो वो मिस्ट्री फैक्टर खत्म हो जाए और उसके आर्टवर्क के लिए लोग कम पैसे पे करेंगे। और ये एनालॉजी हम साइलेंट रहने वाले लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि साइलेंस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मिस्ट्री। ज्यादा बोलने वाले लोग एंटरटेन तो करते हैं पर ज्यादा इन लोगों को कोई सीरियस नहीं लेता। नेक्स्ट क्वालिटी कहती है कि डोंट फाइट, प्ले विद योर साइलेंस। 1502 में इटली में एक बहुत ही महंगा बड़ा सा मार्बल का पीस लाया गया
जिससे एक सुंदर स्टैचू बनाना था, लेकिन कुछ नौसिखियों ने उसमें एक छेद कर दिया। अब हुआ ये कि उस टाइम के फ्लोरेंस के मेयर सोडेरिनी ने सोचा कि वो लियोनार्डो दा विंची को कन्विंस करेंगे इसका एक स्टैचू बनाने के लिए, लेकिन बहुत से लोगों का मानना था कि अब इस स्टैचू का कुछ नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही महंगा स्टोन था, इसलिए लोगों ने रेकमेंड किया कि ये एक बार इसे द ग्रेट माइकल एंजेलो को दिखाया जाए। माइकल एंजेलो वहां आए और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इसका एक अच्छा स्टैचू बना सकता हूँ। माइकल एंजेलो ने इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। हफ्तों के बाद जब माइकल एंजेलो ने अपना काम खत्म किया तो फिर सोडेरिनी को वहां बुलाया गया कि आप आओ और देखो कि ये कैसा बना है। सोडेरिनी ने स्टैचू को देखा और कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा काम किया है, पर मुझे इसका नाक थोड़ा बड़ा लग रहा है। माइकल एंजेलो जानते थे कि जहां से सोडेरिनी स्टैचू को देख रहे हैं वो एक ठीक एंगल नहीं है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि सोडेरिनी एक पावरफुल इंसान है पॉलिटिक्स में, इसलिए उनसे बहस करना अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, मेयर आप ठीक कह रहे हैं, मैं अभी इसका नाक ठीक कर देता हूँ। उन्होंने अपना हथौड़ा लिया और प्रिटेंड करने लग गए कि वो स्टैचू का नाक ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे थे। बाद में सोडेरिनी को उन्होंने कहा कि सर देखिए, क्या अब इसका नाक परफेक्ट है? तो इस पर सोडेरिनी ने कहा, हाँ अब हुई ना बात, अब ये स्टैचू एकदम परफेक्ट है। इन शॉर्ट लर्निंग ये है कि इंटेलिजेंट लोग ऐसी कंडीशंस में साइलेंट रहना ही पसंद करेंगे। वो पावरफुल आदमी से फाइट नहीं करना चाहेंगे, इसलिए वो खुद की सुपर पावर यूज करते हैं, जो कि पावर ऑफ साइलेंस है। लास्ट स्टोरी आती है जिसमें ये जरूरी हो जाता है कि हम साइलेंट ना रहें, बल्कि एक्चुअल में कुछ बोले। विक्टर लस्टिग नाम का एक कॉन आर्टिस्ट था। वो लोगों को एक झूठा बॉक्स भेज देता ये बोल के कि ये नोट छापने की मशीन है। इससे इस इंसान ने बहुत पैसे कमाए। जब लोगों को इस बात का पता चलता कि ये कोई नोट छापने की मशीन नहीं है, बल्कि सिर्फ एक डब्बा है, तो वो शर्म के मारे कभी भी पुलिस को कंप्लेन नहीं करते, ये सोचकर कि उनके फ्रेंड्स उनका मजाक उड़ाएंगे कि तुमने ये सच में कैसे मान लिया कि कोई डब्बा नोट पैदा कर सकता है। लेकिन लस्टिग ने यह डब्बा रिचर्ड नाम के एक पुलिसमैन को 1 लाख रुपए में बेच दिया। जब रिचर्ड को सच्चाई का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लस्टिग की लोकेशन का पता कर दिया कि लस्टिग शिकागो के एक होटल रूम में रह रहा है। लस्टिग ने जब अपने कमरे में सुना कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो उसने वो दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही दूसरी तरफ से कोई गन लेके खड़ा था और वो रिचर्ड था। रिचर्ड ने कहा, यू सन ऑफ अ, तूने मेरा बेवकूफ बनाया। इस पर लस्टिग ने साइलेंस की पावर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए बोला, क्यों सर, क्या हुआ? रिचर्ड बोला, तुझे पता है कि क्या हुआ है? इस पर लस्टिग बोला, सर ऐसे कैसे हो सकता है? रिचर्ड बोला, तुझे पता है कि क्या हुआ है? ये मशीन काम नहीं करती है। इस पर लस्टिग बोला, सर ऐसे काम करना चाहिए, आप मुझे दिखाइए। देखिए, मैं आपके पैसे वापस कर देता हूँ, साथ में मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये बॉक्स कैसे काम करेगा, और अगर फिर भी ये काम नहीं करेगा तो मैं आपके ऑफिस में आके इसे चला के दिखाऊंगा। लस्टिग ने छुपके से उस बॉक्स में नकली नोट डाल दिए और रिचर्ड को वो डब्बा चला के दिखाया कि उससे एक्चुअल में पैसे निकलते हैं। लस्टिग ने रिचर्ड को $100 भी दिए और कहा कि सर आप जाते जाते इसकी बियर पी लेना। लस्टिग हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ता और फाइनली वो न्यूज छप गई जिसका उसे इंतजार था। न्यूज़पेपर में लिखा था कि एक पुलिसमैन को नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि वो नकली नोट शहर में चला रहा था, और उस पुलिसमैन का नाम था रिचर्ड। दोस्तों, ये 7 क्वालिटीज हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हाँ, मैंने गीगल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। जय हिंद।